स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा बने विभिन्न प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और उनका आकार देखा था और इसके अलावा हम लोगों ने अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में भी बात की थी। आज हम लोग उसी क्रम में उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक आकार के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न स्थितियों पर उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार व उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये अब आज हम समझेंगे। ठीक है, तो ये सारणी बनी हुई है। अच्छा, पिछले टर्न पे ये जो आपको विभिन्न स्थितियों को मैंने बताया था, तो उसमें ये जो सारणी इसमें जो बनी है ये वाली, तो इस सारणी कृपया आप लोग बना लेंगे। आप लोग बेसिकली इसको ना बना करके आप जो NCERT बुक में जो आपकी जो सारणी बनी हुई है उसको बनाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल अगर आपके पास NCERT की बुक ना हो तो आप इसको बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है आपको ये सारणी बना लेनी है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर अवतल दर्पण के लिए वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर से इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो देखिए, ये अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो आपको पता ही है, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी तो वस्तु को दिखाई नहीं दे रही। अनंत पे रखी तो वहाँ से किरणें जो आ रही हैं, ये आपको पता ही है, जब किरणें आएंगी और इसके उत्तल दर्पण पे पड़ेंगी तो परावर्तित होंगी और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से जाएंगी, ये आपकी फोकस से गुजरेंगी। ठीक है, ये आपकी कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तो परावर्तित हो गई थी, क्योंकि ये क्या करता है, ये उत्तल दर्पण जो है किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है। ठीक है, तो ये परावर्तित होकर अपसरित हो गई। लेकिन इसको जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये फोकस से पास होती हुई या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही जो किरणें जो हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, ये मैंने मुख्य अक्ष के नीचे किरणें ली हैं। ये परावर्तन के पश्चात ये आपकी इस तरीके निकलेंगी। ठीक है, अपसरित होंगी और अगर इनको पीछे बढ़ाएं तो ये आपकी फोकस पे इस तरीके जाके मिलती है। तो यानी कि अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है, ठीक है, वस्तु अगर अनंत पे रखी हुई है या अनंत से किरणें आ रही हैं, ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो ये परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये बात समझिएगा, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। बेसिकली हमने यहाँ पे बिंदु आकार का ही की वस्तु ली थी। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बिंदु के सदृश वस्तु। तो बिंदु आपको पता ही है क्या होता है, जैसे ये एक बिंदु है। ठीक, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आभासी और सीधा। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक तौर पे किरणें इसको नहीं काट रही हैं, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा और ये सीधा बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब जो वस्तु है वो, अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। वस्तु जो है आपकी अनंत और ध्रुव के बीच रखी है। कहाँ पे रखी है, अनंत और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक, तो हमें डायग्राम बनाना है। यह उत्तल दर्पण है, सॉरी, ये उत्तल दर्पण है। अब वस्तु जो है ये आपका P पॉइंट है इधर, और P से आगे कहीं पर भी रख दिया। ठीक है, P से आगे कहीं पर भी सपोज हमने वस्तु को रख दिया, मान लीजिए यहाँ ऐसे रखा, तो अब यहाँ से किरणें आएंगी। ये क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो समांतर आने वाली किरणें जो है इस तरीके निकल जाएंगी।
और आप इनको जब पीछे बढ़ाओगे तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। और दूसरा इसका जो वक्रता केंद्र है वो सपोज यहाँ पे है, तो जब आप इसको वक्रता केंद्र से, अब आप ये मान लो कि जो किरणें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र से आ रही हैं, तो अगर ये इधर आएंगी वक्रता केंद्र से आएंगी तो वक्रता केंद्र की तरफ ये वापस चली जाएंगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों किरणें यहाँ पे कहीं कट कर रही हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बन जाएगा, ये सपोज अगर ए बी है तो यहाँ पे ये ए डैश बी डैश, ये इसका प्रतिबिंब, ये आपका प्रतिबिंब ये बन रहा है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो पी और एफ के बीच में बन रहा है। एफ अगर आपका यहाँ पे है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है पी और एफ के बीच में बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ये दर्पण है, ये इधर इसके पॉलिश है, पॉलिश पीछे ही होती तो पीछे की साइड बन रहा है। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। आभासी का मतलब किरणें मिल नहीं रही थी, उनको जबरदस्ती हमने मिलाया है इसलिए आभासी है। और सीधा बन रहा है, सीधा आपको ये दिख ही रहा है, बिल्कुल सीधा बना हुआ है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये दोनों केस क्लियर हो गए। और ये इसमें सिर्फ यही दो केस हैं, इसके अलावा इसमें और कोई केस नहीं होता, क्योंकि हर स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा ही बनेगा। ये बात और समझ लीजिए, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा ही बनता है, ठीक। और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं? उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसीलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों में जो आपके चाहे बाइक हो चाहे कार हो, उसमें जो दर्पण लगता है वो उत्तल दर्पण लगता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण लगता है, वो उत्तल दर्पण क्या होता है कि पीछे का एक तो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र आपको दिखता है, प्लस वो छोटा दिखता है, छोटे में ही वो सारा का सारा क्षेत्र आपको दिखा देगा। अगर वही आप अवतल दर्पण इस्तेमाल करोगे तो आपको वस्तु का वो बड़ा प्रतिबिंब दिखा देगा और कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब एक ही आध चीज़ दिखेगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और सिक्योरिटी के तौर पे भी इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करके पूरा प्रतिबिंब दिखा देता है, ठीक है। देखिए वस्तु इतनी बड़ी थी, उसका हमने छोटा प्रतिबिंब हमको यहाँ पे दिख गया। देखिए ये वस्तु इतनी बड़ी ली थी ये भी, और इसका छोटा प्रतिबिंब हमको दिख गया। ओके, थैंक यू।